मरुस्थल या रेगिस्तान ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों को कहा जाता है जहां जलपात, वर्षा और हिमपात का योग अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा काफी कम होता है। अभी तक रेतीले रेगिस्तानी मैदानों को मरुस्थल कहा जाता था, जो कि गलत है। ये बात और है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला थार एक रेतीला मैदान है। मरुस्थल का रेतीला होना जरूरी नहीं है, मरुस्थल का गर्म होना भी आवश्यक नहीं है। अंटार्कटिका, जो कि बर्फ से ढका हुआ विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व के अन्य देशों में कई ऐसे मरुस्थल हैं जो रेतीले नहीं हैं। अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि साधारणतः डेजर्ट या मरुभूमि का शाब्दिक अर्थ मरी हुई भूमि से है, जहां पर कोई फसल नहीं ली जा सके। संपूर्ण धरा पर लगभग 50% भूमि इसी प्रकार की है। और अगर अपने देश में बात की जाए तो कुल भौगोलिक क्षेत्र 304 लाख हेक्टेयर भूमि में से 17 लाख हेक्टेयर भूमि ऊसर और बंजर है, जिसमें हमारे देश के विशाल थार मरुस्थल का क्षेत्रफल लगभग 2.34 लाख किलोमीटर है, जो कि प्रति वर्ष कई हेक्टेयर उपजाऊ भूमि को मरुस्थल में परिवर्तित कर रहा है। साथ ही हवा और वर्षा जल के कारण लगभग 20 से 30 टन भूमि का क्षरण प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष हो रहा है। और इसी दिशा में बढ़ती जनसंख्या के पोषण हेतु आज के समय की पुकार है कि इस बेकार पड़ी ऊसर, बंजर और मरुभूमि को कृषि योग्य बनाया जाए और उपजाऊ भूमि को क्षरण होने से रोका जाए। तो इस हेतु देखिए कार्यक्रम की ये खास प्रस्तुति। मरुस्थलीकरण भूमि अपरदन की ऐसी परिघटना है जिसमें प्राकृतिक क्षमता और पारिस्थितिकी पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यह आर्थिक सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तित कर लोगों की जीविका पर संकट खड़ा करती है। इसीलिए वैश्विक स्तर पर मरुस्थलीकरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1995 से प्रत्येक वर्ष 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा प्रतिरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। थार के विस्तार का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि 1996 तक 1.9615 वर्ग किलोमीटर में फैले इस रेगिस्तान का विस्तार अब 2.08110 वर्ग किलोमीटर तक हो गया है, जिसे रोकना और फिर से उर्वरता की ओर मोड़ना होगा। मिट्टी की ऊपरी 20 सेंटीमीटर मोटी परत ही हमारे जीवन का आधार है। गहन ऋषि के कारण 1980 से अब तक पृथ्वी की 1/4 उपजाऊ भूमि नष्ट हो चुकी है और 1% प्रति वर्ष की दर से नष्ट हो रही है। बढ़ती जनसंख्या से कृषि भूमि पर दबाव बढ़ रहा है। अनुमान है विश्व की जनसंख्या 2050 में 9 अरब हो जाएगी। ऐसे में खाद्यान्न उत्पादन में 40% की वृद्धि करनी होगी और इसका अधिकांश हिस्सा इस उपजाऊ मिट्टी पर उगाया जाएगा, जो कि कुल भूभाग का 11% ही है। खाद्यान्न उत्पादन के तहत अब नई भूमि लाना संभव नहीं। इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर 3 मुख्य बातों के द्वारा मरुस्थलीकरण को रोकने के प्रयासों को प्रसारित किया जाता है। इनमें से पहला है भूमि के अपरदन को रोकना। दूसरा महत्वपूर्ण कदम सूखे के प्रभाव को प्रत्येक स्तर पर कम करने के लिए कार्य है। अंतिम महत्वपूर्ण विषय नीति निर्धारकों पर मरुस्थलीकरण संबंध नीतियों के निर्माण के साथ ही इससे निपटने के लिए कार्य योजना बनाने का दबाव बनाना है। इसमें 17 जून को जो विश्व मरुस्थल दिवस है, ये मनाया इसलिए जाता है क्योंकि पूरे विश्व में, हमारे देश में भी काफ़ी बड़ा भूभाग धीरे धीरे एक तो बढ़ती जनसंख्या और गहन खेती की वजह से और बहुत सारे जो संसाधन हैं जैसे पानी है या मिट्टी का ही बहुत ज़्यादा दोहन जो किया जा रहा है, इसकी वजह से मरु स्थल में बदलते जा रहे हैं। मरुस्थल का मतलब कि रेगिस्तान, एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो उसकी अंतिम दशा होगी वो रेगिस्तान की तरह हो सकती है। तो हमें सचेत रहने की ज़रूरत है। आपको एक संदेश ये है कि आप कोशिश करें कि कम से कम उस दिन 2, 4, 5 पेड़ अपने हाथों से जहाँ भी आप हैं वहाँ लगाएं, क्योंकि पेड़ जो पौधे हैं वो हमारे जो इस यूनिवर्स में, या जो हम ये कहेंगे कि हमारे आसपास जो ये एक ऐसी चीज़ है कि इनसे हमें
जो हमारा प्रकृति है या जो जलवायु है उन्हें अच्छा बनाने में ये सहयोग देते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप जो जल का उपयोग है या जो मिट्टी का ही जो उपयोग है उसे इस तरह से करें कि उनका संरक्षण भी हो और उससे आप लाभ भी ले सकें और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए आप कुछ इन चीज़ों को उनके लिए भी छोड़ सकें। देखिए, जो डेजर्ट बनता है या मरुस्थल जो बनता है उसके दो मुख्य कारण होते हैं। या तो प्राकृतिक कारण जिसमें वर्षा का कम होना या गर्मी का बढ़ना, पर जो मनुष्य द्वारा इस प्रकृति में दखल देकर जो कारण बनता है उसमें क्या होता है कि या तो वो मिट्टी खराब हो जाती है या वनस्पति उसके ऊपर कम उग पाती है और ऐसी स्थिति में ज़्यादा दयनीय स्थिति हो जाती है। और हम देखते हैं कि जो आज खेती लायक ज़मीन है वो कल मरुस्थल में बदल जाती है। उसका मुख्य कारण है कि मिट्टी का ध्यान ना रखना, मृदा का ध्यान ना रखना और उसको ख़राब करते जाना। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर उसीलापन आ जाए ज़मीन में या आप देखेंगे कि अंधाधुंध केमिकल का इस्तेमाल करने से बंजर हो जाती है ज़मीन और वो बंजर अगर बढ़ती जाएगी तो आप देखेंगे कि वो थोड़े सालों में वो मरु का रूप ले लेगी। ऐसी भी स्थिति देखने को मिली है कि जहाँ पर वर्षा के पानी को संजो के नहीं रखते किसान भाई या ऐसी स्थिति बनती है कि खेती जो करे जा रहे हैं लगातार खेती करने पर उसमें गोबर की खाद या अवशेषों का कम इस्तेमाल करना, इससे मिट्टी में जान ख़त्म हो जाती है और जब जान ख़त्म हो जाएगी तो उसमें वनस्पति नहीं उगेगी। वनस्पतियों के कम होने से मिट्टी का क्षय होना पूरी तरीके से पॉसिबल है और अगर ऐसा होता है तो आप ये जान लीजिए कि मरुस्थल बन जाएगा आपका भी खेत थोड़े समय में। तो इस चीज़ को हम अगर चाहते हैं कि आज का जो दिन हम मना रहे हैं उसमें हम ये चाहते हैं कि किसान भाई इस चीज़ पर ध्यान दें और कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खेती में गोबर की खाद और केमिकल का कम इस्तेमाल करें। गोबर की खाद या जो अन्य जैविक खादों का इस्तेमाल करें जिससे मिट्टी की जो संरचना है वो बनी रहे और उसमें जो है ताकत बनी रहे, वनस्पति अच्छी उगेगी। आपके खेत में अगर अच्छी पैदावार होगी और आसपास हरियाली रहेगी तो आप ये जान लेंगे कि वर्षा भी अच्छी होगी, मौसम भी अच्छा रहेगा और आपका जीवन भी स्वस्थ रहेगा। अगर आपके खेत में ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है या ऐसी स्थिति है कि वर्षा का पानी आए और मिट्टी को काट के ले जाए तो आपको उसमें वनस्पतियां लगा दें। ऐसी वनस्पति भी हैं, ऐसे पौधे भी हैं जो मिट्टी को बहने से बचा लेंगे। पानी को आप संरक्षण करिए, कहीं आप उसका जो है तालाब बना दीजिए या इस तरीके से वर्षा के जल को संरक्षण कर लीजिए, उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो अगर आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली बनाए रखेंगे उतना मौसम अच्छा रहेगा और मिट्टी भी बच के रहेगी। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बरेजी, जिला गाजीपुर के कृषक विनय कुमार ने। यह प्याज की नर्सरी तैयारी के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो विनय कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। प्याज एक हमारे देश की बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और इसकी कमी होने से या इसकी में भाव में बहुत ज़्यादा उछाल होने से सरकारों के आने जाने पर भी फर्क पड़ जाता है। पौधशाला के लिए स्थान का चुनाव। पौधशाला के लिए चयनित स्थान की मिट्टी हल्की हो, जैसे बलुआर दोमट या दोमट, तथा मिट्टी का पीएच मान 6 के आसपास हो ताकि बीज का जमाव सुचारू रूप से हो सके। पौधशाला के पास सिंचाई सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।
सूर्य का प्रकाश पूरे दिन बराबर उपलब्ध हो ताकि पौधे अच्छी प्रकार से विकास कर सकें। जमीन आसपास के क्षेत्र से थोड़ी ऊंची हो तथा खेत में 15-20% ढलान हो ताकि वर्षा ऋतु में अतिरिक्त पानी क्यारी से बाहर चला जाए। और जब ऐसा बन जाता है तो खेत को हम एक बार गहरा जुताई करते हैं, कंकड़ पत्थर उसे निकाल देते हैं, फिर प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से 6 से 8 केजी तक हम उसमें कंपोस्ट वगैरह डालते हैं। फिर 250 ग्राम अमोनियम सल्फेट और 250 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट। तो ज़मीन को उपचारित करने के लिए जो जीरम थीरम कैप्टॉफ है, इसको 8 से 10 ग्राम प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से कोई एक फंजीसाइड को भी खेत में खाद के साथ आप भुरका दीजिए। कीड़ा मारने के लिए जो है वो मैलाथियान 10% अगर पाउडर मिलता है, वो भी लगभग 10 ग्राम से 15 ग्राम के बीच प्रति स्क्वायर मीटर इसको फैला के खेत में अच्छी तरह से मिला करके 48 घंटे के लिए उस नर्सरी को छोड़ दें। सामान्यतः हम लोग एक जो स्टैंडर्ड नर्सरी का जो साइज है वो 3 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई रखते हैं। तैयार क्यारी में बीज को गिराना हो तो क्यारी के बीच में हमको पैर रखने या उसमें चलने की ज़रूरत न पड़े। फिर जो आप बीज बोने जा रहे हैं बरसाती मौसम के लिए, हमारा जो है एग्री फाउंड डार्क रेड N53 भीमा शक्ति, ये बहुत अच्छी किस्में हैं जिनका बहुत अच्छा हम प्रोडक्शन देखते हैं। तो इनमें से चयन करके बीज का आप जो है उपचार उसी जीरम थीरम कैप्टॉफ से कर लीजिए और शाम को बीज को पानी में भिगो करके हवा में सुखा लेते हैं, फिर बीज से उपचारित करके और सुबह के वक्त में एक अंगूठी की मोटाई की लकड़ी लेकर के पूरब से पश्चिम की दिशा में एक मिनिएचर फरो पतला सा कूड़ बनाते हैं, जिसमें फिर बीज को बो देते हैं। बोने के बाद उसमें 3 हिस्सा जो है वो कंपोस्ट, 1 हिस्सा बालू का मिक्सचर बना करके उसको बीज को ढक दिया जाता है। बीज की बुआई कर लेते हैं, उसके ऊपर घास से नर्सरी को ढक देते हैं। उसका कारण ये होता है कि तेज़ धूप के चलते चूँकि नर्सरी में जो बीज हम बोते हैं उसकी गहराई वो 1.5 से 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सूर्य का प्रकाश तेज़ी से पड़ेगा तो वो उतनी ज़मीन सूख जाएगी, तो इसलिए पुआल से ढक देते हैं। और फिर आप देखते रहते हैं कि जब 3-4 दिन अगर नमी की कमी है तो बगैर पुआल उठाए सुबह के बाद हजारे से सिंचाई करना चाहिए। जब बीज जम आता है तब जो है पुआल को हटा दीजिए। और बरसात का मौसम आने वाला है, वर्षा कभी हो सकती है, तो बल्कि चारों क्यारियों के चारों कोने पर वो 1 मीटर का लकड़ी का डंठल जो है गाड़ करके उससे छज्जी नुमा बना करके घास से हल्का ढक देते हैं कि तेज वर्षा के चलते हमारी नर्सरी को नुकसान नहीं हो। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधी समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।